यार हमारी वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे डिस्कवरी टीम एक एंशिएंट चैम्बर में हानमा ब्लड लाइन के रिलेटेड एक ड्राइंग को ढूंढ निकालते हैं। वो लोग उस ड्राइंग को देख के कहने लगते हैं उसका पूरा जिस्म तो इंसानी है लेकिन उसके कमर के पीछे डीमन का चेहरा क्यों है। और ये बात डिस्कवरी टीम के लिए बहुत ज्यादा हैरानकुन होती है। इसी चैम्बर में वो एक और ड्राइंग भी पाते हैं। वो लोग उस ड्राइंग को तो देख के सबसे ज्यादा चौंक जाते हैं। उस ड्राइंग में भी डीमन बैग वाला ही पर्सन होता है लेकिन उसके खिलाफ में हजारों की तादाद की वेपन उस पे टारगेट की गई होती है। और इसका साफ मतलब यही लग रहा होता है कि जैसे कि आर्मी उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही है। इस ड्राइंग का एक ही मतलब है, उस डीमन बैग वाले शख्स के पास इस कदर पावर है कि आर्मी अपनी हर एक वेपन का इस्तेमाल कर रही है। और यूजुरो हानमा पे जाती है जो कि अपनी डीमन बैग एक्सपोज होने के बाद बाकी की बजा रहा होता है। और खाते खाते बाकी के कपड़े भी सारे के सारे फट जाते हैं। बाकी ऑलमोस्ट नॉकडाउन ही हो गया होता है। बाकी को जो होश आती है बाकी अपने मन में सोचने लगता है कि उसने अपनी पूरी कोशिश की है। मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि इस लड़ाई को यहाँ पे रोक दिया जाए। इतने में यूजिरो हानमा भी बाकी से कहने लगता है, बाकी क्या कहते हो, इस फाइट को रोक दे। बाकी आगे से बोलता है, मुझे काफी ज्यादा फख्र है कि मेरा बाप इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाकी इसी तरह अपने ख्यालों में लगा होता है लेकिन जो सबसे पहले नोटिस करता है वो कोई और नहीं बल्कि पिकल होता है। इसके बाद यूजिरो हानमा नोटिस करता है और यूजिरो हानमा की फट के हाथ में आ जाती है क्योंकि यूजिरो हानमा बाकी के पीछे किसी और को नहीं बल्कि अपने डैड को पाता है। यूजिरो हानमा यहाँ पे हैरानी से बोलता है, डैड? यूजिरो हानमा? डैड बोलता देख के बाकी तुरंत से पीछे मुड़ता है। कहता है, अगर तुम इसके डैड हो तो फिर तो तुम मेरे ग्रैंडफादर हुए। यूजिरो हानमा यूजिरो से कहने लगता है, हैरानगी भी है और दुख भी है। मेरे बेटे को अपने ही बेटे से लड़ने से काफी ज्यादा दुश्वारी हो रही है। यार अगर तुम लोगों ने गौर किया हो, यूजिरो हानमा की ये बात प्रूव करती है कि मरते दौरान तक वो यूजिरो हानमा से ज्यादा पावरफुल था। खैर यार यूजिरो हानमा बाकी से सहमत होकर कहने लगता है, बाकी मेरे बेटे अभी भी तुम यूजिरो हानमा को हरा सकते हो। दोनों को इतनी हैरानगी से उससे बात करता देख के, उसका नाम लेता देख के टोकुगावा कहने लगता है, ये लोग वाकई में यूजिरो हानमा को देख पा रहे हैं। प्रेसिडेंट पूछने लगता है, यूजिरो हानमा अब कौन है? टोकुगावा उसे समझाने लगता है, यूजिरो हानमा से पहले जिसने यूएस की आर्मी को हराया था वो कोई और नहीं बल्कि यूजिरो हानमा था। यूजिरो हानमा यूजिरो हानमा का बाप है। टोकुगावा यहाँ पे यूजिरो हानमा का पास्ट बताने लगता है। वर्ल्ड वॉर 2 में बैटल ऑफ ओकिनावा में यूएस की आर्मी ओकिनावा में तबाही मचा रही थी। ये बैटल 6 महीने तक मुसलसल चलता आ रहा था। ओकिनावा में ही एक छोटा सा आइलैंड भी पाया जाता था। उस छोटे आइलैंड के खिलाफ 1000 टन्स ऑफ एक्सप्लोसिव उस पे गिराए गए थे। प्रेसिडेंट इस पर हैरानगी से कहने लगता है, ये तो सेम अमाउंट है जो कि जापान की आर्मी के खिलाफ थे। टोकुगावा कहता है, हाँ कहा तो यही जाता है पर असल में ये सारी की सारी एक्सप्लोजन्स वगैरह उन्होंने जापान की आर्मी के खिलाफ नहीं बल्कि जापान के एक शख्स के खिलाफ की थी। वो था यूजिरो हानमा। बम से इतनी ज्यादा बम्बार्डिंग के बाद यहाँ तक उस पूरे के पूरे आइलैंड की शक्ल ही बदल गई। इसके बाद जब अमेरिकन सोल्जर उस बंदे की डेड बॉडी को ढूंढने आए थे, लोग जरूर यूजिरो हानमा की बॉडी तो पाते हैं लेकिन वो उसके साथ ही साथ उसे जिंदा पाते हैं। यूजिरो हानमा के हाथ में उनके एक सोल्जर की डेड बॉडी भी होती है। यही बात जब जनरल जेम्स को मालूम पड़ती है तो उसे काफी ज्यादा बेइज्जती महसूस होती है। जेम्स परमिशन लेके न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक करने का सोचता है। इससे पहले जापान सरेंडर कर लेता है। उस रात में ऑपरेशन को तो रोक तो दिया जाता है लेकिन नेवीज को अपनी शिप पे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब नेवी सोल्जर्स अपनी बैटल शिप में बाहर निकल के देखते हैं तो वो जनरल जेम्स की बॉडी को पाते हैं जो सर को काफी आसानी से बैटल शिप की डेक के अंदर आर पार कर दिया होता है। इसी शिप के दूसरी ओर एक अनजान मेरीन अपने सामने यूजिरो हानमा की डीमन बैग को पाता है। यार हमें दोबारा से दिखाया जाता है जहाँ पे जेम्स की बॉडी उस डेक के अंदर इतनी ज्यादा दसी पड़ी होती है। याद रखो बैटल शिप की डेक पे कैनन बॉल भी इतनी आसानी से आर पार नहीं हो सकता। इसी वजह से तो ये सब देख के सैनिक वहाँ पे काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। वो लोग थोड़ी देर में अपने पीछे यूजिरो हानमा को पाते हैं। वो लोग समझ जाते हैं कि इसके पीछे कौन था। टोकुगावा मजीद बोलता है, यूजिरो हानमा अब डेक में आ गया होता है तो वो एक अनजान टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इससे पहले यूजिरो हानमा को अपने आंखों के सामने देखने के बाद सारे के सारे लोग पानी के अंदर छलांग मारते अपनी जान को बचाने के लिए। तुम ये कह सकते हो यूएस ने अपनी प्राइड को छोड़ दिया अपनी जान की खातिर। यूजिरो हानमा ने पूरी अमेरिका की आर्मी को इसी तरह हरा दिया था। के बाद प्रेसिडेंट टोकुगावा से उस टेक्निक के बारे में पूछने लगता है। टोकुगावा उस टेक्निक का नाम ड्रेस बताता है। सबके बाद यूजिरो हानमा
हानमा यहाँ से चला जाता है। देख के यूजिरो हानमा कहने लगता है, वैसे इसके चेहरे को देख के मुझे एक टेक्निक याद आई है, मेरे डैड की सबसे बेस्ट टेक्निक का नाम ड्रेस है। यूजिरो हानमा बाकी को बताता है, वैसे तो मेरा फादर और मैं एक दूसरे के उलट है कि मेरे फादर की एक टेक्निक ऐसी है जिसमें मुझे काफी ज्यादा फख्र है। कहते हुए हम देख पाते हैं यूजिरो हानमा बाकी के पैर से उसे जा पकड़ता है। बिल्कुल अपने फादर की तरह यहाँ पे यूजिरो हानमा बाकी को एक लंचक्स की तरह इस्तेमाल करने लगता है और ये इस टेक्निक की खासियत है, किसी इंसान को अपने लंचक्स में बदल के हमले करना। आम अल्फाजों में कहूँ तो इस टेक्निक को हम लोग कहेंगे ह्यूमन नंचक्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ब्रेन में खून जमा होने लगता है, फिर आंखों, नाक, मुंह और कान के जरिए बाहर निकलने लगता है, जिस वजह से बाकी को सब कुछ इस तरह से दिखने लगता है। जो इतनी तेज से बाकी को घुमाड़ा होता है कि सारे लोग दूर होने के बजाय भी फिर भी मजीद पीछे हटते हैं। देख के सारे लोग वहीं पे चौंक जाते हैं कि आज तक आखिर किसी ने ऐसा किया ही नहीं होता। सेम टेक्निक जो यूजिरो हानमा इस्तेमाल कर रहा है एक वक्त में यूजिरो हानमा किया करता था और इस टेक्निक का नाम है डरेस। डेडलीस्ट टेक्निक में आती है, एक तो जिसे वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है वो तो वहीं पे मर ही जाएगा। ह्यूमन नंचस के कारण तुम अच्छी खासी स्पीड गेन करके अपने अपोनेंट को भी डैमेज दे सकते हो। बिल्कुल उस ह्यूमन को एक वेपन में बदल डालता है इस टेक्निक के कारण। ये सोच के ओलिवर भी काफी ज्यादा इंप्रेस होता है और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है।